हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिस्टैक्सिस की, जो कि MSN2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एपिस्टैक्सिस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इसके टाइप्स एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। तो जो भी इसकी कंप्लीट डिटेल है उसको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं एपिस्टैक्सिस क्या होता है। तो एपिस्टैक्सिस इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। इसमें क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होती है ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द नेजल म्यूकोसा। इट इज़ कॉमन कंडीशन एंड मे बी कॉज्ड बाई ट्रॉमा, ड्राइनेस, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो एपिस्टैक्सिस में क्या होता है, एपिस्टैक्सिस में नोज़ से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब वो किसके कारण होती है, तो उसमें क्या होता है, जो नोज़ की म्यूकोसा लेयर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग है वो होती है। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज हैं वो क्या हैं, तो ट्रॉमा है, ड्राइनेस है, इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन है एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो एपिस्टैक्सिस की डेफिनेशन क्या है, तो एपिस्टैक्सिस की डेफिनेशन है, एपिस्टैक्सिस इज़ द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द नेजल कैविटी, कॉमनली नाउन एज नोज ब्लीड। इसके बाद में हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है वो है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस एंड सेकंड है वो है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है वो क्या होता है, तो ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इसमें नेजल कैविटी के जो फ्रंट पार्ट है उससे ब्लीडिंग है वो होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। तो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है, डीपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इट इज़ लेस कॉमन बट यूजुअली मोर सीवियर। ये लेस कॉमन होता है, यानी बहुत कम देखने को मिलता है, बट होता है तो ये बहुत सीवियर है वो होता है। तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस है, उसमें जो ब्लीडिंग है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है उसमें डीपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक चिल्ड्रन की इमेज दिख रही है जिसमें इसकी नोज से ये ब्लीडिंग है वो हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को। तो ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में क्या है, नेज़ल ट्रॉमा है। नेज़ल ट्रॉमा में क्या है, नोज़ पिकिंग इंजरी और फॉरेन बॉडी की वजह से नेज़ल ट्रॉमा हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। ड्राई एयर, तो ड्राइनेस और इरिटेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा, जिससे वेन है या वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी, जिससे ब्लीडिंग है वो होगी। एंड नेजल इन्फेक्शन। अब नेजल इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन आ सकते हैं, जैसे राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, इनकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है। एलर्जी की वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है। हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है। एंड द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया एंड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। कहाँ से, नोज़ से, और नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एपिस्टैक्सिस बोल रहे हैं। उसके बाद में मेडिकेशन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट हो सकती हैं एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हो सकती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है नेजल ट्यूमर ग्रोथ। अब बिनाइन और मेलिग्नेंट, इनकी वजह से भी ब्लीडिंग है वो हो सकती है नोज़ से। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है केमिकल इरिटेंट्स में स्मोक, डस्ट और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी को। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले हम लिखते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर
इसके बाद में नेजल म्यूकोसा इरिटेशन एंड इंजरी एंड ब्लड वेसल्स, इसमें क्या हो गई, डैमेज और रप्चर हो गई, जिससे ब्लीड इनटू द नेजल कैविटी, जिससे ब्लीडिंग है वो हो गई। अब ब्लीडिंग हो गई तो क्या है, ब्लड फ्लो थ्रू द नॉस्ट्रल्स और इनटू द थ्रोट। अब थ्रोट और नॉस्ट्रल से क्या होता है, वो ब्लीड है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड या नाक से खून आना, सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद में हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या क्या देखते हैं, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है नेज़ल ब्लीडिंग। अब नेज़ल ब्लीडिंग तो ब्लड कम्स फ्रॉम वन और बोथ नॉस्ट्रल्स। तो नेज़ल ब्लीडिंग में क्या होता है, एक नॉस्ट्रल्स या दोनों नॉस्ट्रल से क्या हो सकता है, ब्लीड है वो स्टार्ट हो जाता है। ब्लड इन थ्रोट, थ्रोट में क्या हो सकता है ब्लीड, तो ब्लड में फ्लो बैकवर्ड इनटू द थ्रोट, थ्रोट में जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। एंड देन नेज़ल ब्लॉकेज ड्यू टू ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट की वजह से क्या हो सकता है, नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है। हेडेक और फेशियल डिस्कम्फर्ट में अकर्स, हेडेक हो सकती है या फेशियल डिस्कम्फर्ट है वो हो सकते हैं। डिजीनेस या वीकनेस स्पेशली विद द सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस की वजह से डिजीनेस और वीकनेस हो सकती है। सीवियर ब्लीडिंग की वजह से पेल और स्वेटिंग हो सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू ब्लड लॉस, टैकीकार्डिया किसकी वजह से होगा, पहले तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया तो पाल्पिटेशन होगा, यानी हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी बट बीपी है वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद में हाइपोटेंशन में अकर इन सीवियर हीमोरेज, सीवियर हीमोरेज में क्या होगा, हाइपोटेंशन है वो होगा। अब हम क्या करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या है, हिस्ट्री टेकिंग, नेजल एग्जामिनेशन एंड वाइटल साइंस हम मेजर कर सकते हैं। वाइटल साइन में वही सेम TPR BP, T4 टेम्परेचर, P4 पल्स रेट, R4 रेस्पिरेशन रेट एंड BP4 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में दो वैल्यू हम लेते हैं, जैसे 100, जैसे इसमें होता है BP में होता है 120/80। अब 120 क्या है, 120 इसमें सिस्टोल है एंड 80 क्या है, 80 इसमें डायस्टोल है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कोगुलेंट प्रोफाइल देख सकते हैं पेशेंट में, जैसे PT INR एंड APTT। PT INR है वो किस में देखते हैं, तो वॉरफेरिन में देखते हैं। APTT किस में देखते हैं, ये देखते हैं हेपेरिन में। हेपेरिन और वॉरफेरिन दोनों क्या हैं, दोनों एंटीकोगुलेंट हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट CT स्कैन ऑफ नोज, साइनस इफ़ ट्यूमर, ट्रॉमा और अदर स्ट्रक्चरल केसेज इज सस्पेक्टेड। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट फर्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे हम पेशेंट को। तो फर्स्ट एड में क्या करेंगे, साइट अपराइट, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द सॉफ्ट नोज फॉर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट नोज़ को क्या करेंगे हम पिंच करेंगे। इसमें पेशेंट को कैसी पोजीशन देंगे, तो माना कि ये पेशेंट को ऐसे एंड ऐसे, यानी कि सिटिंग में हेड को अपराइट पोजीशन में रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है वो क्या है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, टॉपिकल ऑक्सीमिथाजोलिन एंड फेनाइल एफ्रिन हम दे सकते हैं। कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और इलेक्ट्रोकोगट्री एंड नेजल पैकेजिंग, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पैकेजिंग इफ ब्लीडिंग परसिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनेक्जेमिक एसिड, टॉपिकल ट्रेनेक्जेमिक एसिड बैन इंडिकेटेड यदि ज़रूरत हो तो। एंड इसमें नेक्स्ट है वो है ट्रीट कॉज, जैसे कंट्रोल हाइपरटेंशन, करेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड सीवियर रिकरेंट कॉज, जैसे ENT ट्रीटमेंट, आर्टीरियल लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, तो कैथेटराइजेशन कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का या इलेक्ट्रोकोगुट्री एंड आर्टीरियल लिगेशन, जिसमें स्फिनोपेलेटाइन एंड आर्टरी लिगेशन कर सकते हैं। ब्लॉकिंग द ब्लीडिंग वेसल्स में हम क्या कर सकते हैं, आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर स्ट्रक्चरल नेजल एबनॉर्मलिटी में सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। एंड फॉर सीवियर रिकरेंट ब्लीडिंग में क्या कर सकते हैं, सर्जरी है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो
तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, कीप द पेशेंट सिटिंग अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन, अप्लाई firm pressure to the soft part of the nose and monitor vital sign and amount of bleeding। पेशेंट के वाइटल को मॉनिटर करो एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कितनी ब्लीडिंग हुई है उसको मॉनिटर करो, एंड पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन दो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है वो है अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन ओवर द नोज़, कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करने हैं नोज़ में। मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन इफ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत हो तो पेशेंट का एयरवे मेंटेन करो एंड ऑक्सीजनेशन करो, यानी कि पेशेंट को ऑक्सीजन है वो प्रिस्क्राइब करो। इसके बाद में असिस्ट विद नेजल पैकेजिंग एंड कैटराइजेशन एज ऑर्डर्ड। एंड देन नेक्स्ट है वो है एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड नोज ब्लोइंग पिकिंग एंड स्ट्रेनस एक्टिविटी। एंड देन नेक्स्ट है वो है अवॉइड रीअश्योरेंस एंड मॉनिटर फॉर क्योरेंस। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मेन बात होती है रिलेटेड टू, पहले जो भी कंडीशन है, जो भी आपको डायग्नोसिस लग रहा है उसको फिर रिलेटेड टू, एंड उसके बाद में डिजीज़ कंडीशन है आप लिख सकते हो। जैसे डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम, अब फ्लूइड वॉल्यूम वो डेफिशिएट हो रहा है यानी गिर रहा है, रिलेटेड टू यानी किसके कारण, ब्लड लॉस के कारण। इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू नेजल ब्लीडिंग एंड एक्यूट पेन। अब एक्यूट पेन क्यों हो रहा है, टू नेजल इरिटेशन और पैकिंग की वजह से। एंड एंजाइटी रिलेटेड टू ब्लीडिंग एंड हॉस्पिटलाइजेशन, एंजाइटी क्यों हो रही है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन एंड ब्लीडिंग की वजह से हो रही है। डेफिशिएट नॉलेज रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है, तो वो है अवॉइड नोज पिकिंग एंड फोर्सफुल नोज बाउलिंग। एंड नेक्स्ट है वो है कीप नेजल पासेज मोस्ट विद सैलाइन ड्रॉप एंड ह्यूमिडिफायर। एंड नेक्स्ट है वो है अवॉइड स्मोकिंग एंड नेजल इरिटेंट्स, कंट्रोल हाइपरटेंशन, अवॉइड अननेसेसरी ट्रॉमा टू द नोज, यूज प्रिस्क्रिप्टेड। एंड देन नेक्स्ट है वो है एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स केयरफुली एंड ट्रीट नेजल इन्फेक्शन एंड एलर्जिक प्रमोटली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एपिस्टेक्सिस के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। एंड हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।